10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कुछ क्या प्रोविजंस सेक्शन 45 था ना, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन. एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस. सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में बताया था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन. कैपिटल एसेट मीन्स 2 पॉइंट बताए थे. एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, whether connected with the business of the SSE or not. And capital asset means, हाँ बोलो, any securities, हाँ बोलो, any securities held by FII. और मैंने ये बोला कि इस साल का ये अमेंडमेंट है, ढंग से पढ़ना. Any security held by FIIs are to be treated as capital asset. But capital asset doesn't include these 5 things: stock in trade, rural agricultural land situated in India, पर्सनल इफेक्ट जिसमें शामिल नहीं है क्या, मतलब ये सारी कैपिटल एसेट हैं. ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क, साइंटिफिक वर्क, डिज़ाइन, पेंटिंग, हाँ, स्कल्पचर्स. क्लियर. इसके अलावा मैंने बताया था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल वियरर बॉन्ड भी हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती. एक पॉइंट था एग्रीकल्चरल लैंड. क्यों बोलो भाई, पक्का ना? देखा जाए, कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड 2 होती हैं. एक होती है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड और एक होगी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. इट इज अ कैपिटल एसेट, यस और नो, और नॉट अ कैपिटल एसेट. पक्की बात है ना? जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो इसको ट्रांसफर करने से हमें कोई कैपिटल गेन अराइज होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हो कैपिटल एसेट का तो ही कैपिटल गेन अराइज होता है. कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए. जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो बेटा ट्रांसफर करो, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. कौन सी ऐसी जमीन है जिसको हम एग्रीकल्चरल लैंड बोले, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोले? ये जानने से अच्छा है क्यों ना हम लोग ये बताएं कि कौन सी ऐसी एसेट है जो कैपिटल एसेट मानी जाएगी एग्रीकल्चरल लैंड. पहली चीज तो इन इंडिया सिचुएटेड होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इन इंडिया. दूसरी चीज, ढंग से सुनना, ये हमारी म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं. क्या है? या कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, या लोकल अथॉरिटी की लिमिट्स हैं, और इस लिमिट के अंदर पॉपुलेशन 10,000 या उससे अधिक है. अगर कोई एरिया म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर है और उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. यानी अगर इस एरिया के अंदर म्यूनिसिपल लिमिट्स की एरिया में कोई ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है और आप उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा, अर्बन नहीं माना जाएगा बल्कि रूरल माना जाएगा. क्लियर है? अब थोड़ी सी बात देखो, ये कैपिटल एसेट की बात मैं बता रहा हूं.
हम इसके बियॉन्ड भी चले गए, 2 किलोमीटर, कितना? हम बोल देते कि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। हम क्या बोलते? ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है क्योंकि ये म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर है। लेकिन मैंने क्या देखा, अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन! क्या? तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो किस में आएगी? कितनी ज्यादा? 10,000 से ऊपर तो है ही है, लेकिन 1 लाख तक है। लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। बोलो, पक्की बात है ना? 10,000 प्लस है और लेस देन 1 लाख। यानी अगर 20,000 की पॉपुलेशन दिख गई हमें म्युनिसिपल एरिया के बाहर 2 किलोमीटर के अंदर, तो इसका मतलब मैं कहूंगा अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इसका मतलब वो कैपिटल एसेट है। उसको हम गांव कैसे मान लें, अर्बन कैसे, रूरल कैसे मान लें? ज्यादा पॉपुलेशन है भाई। भले लोकल लिमिट्स, लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल एरिया या म्युनिसिपल लिमिट्स या कंटोनमेंट बोर्ड या कंटोनमेंट एरिया के भले ही बाहर हो, लेकिन 2 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो हमारी कैपिटल एसेट होगी, हाँ है ना? लेकिन अगर पॉपुलेशन या 50,000 होती तो क्या कैपिटल एसेट हो जाती? क्यों नहीं होती? क्या बात कर रहे हो ना? क्या? हाँ, ऐसा मत करो। हम करें 50,000 तो बोलो ना, 10 से 1 लाख के अंदर है तो 50,000 हो गई, बात खत्म। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, बात समझो नहीं? हम इसके आगे और गए। अब तुम लोग कहोगे 4 किलोमीटर और, कितना? यहां से लेकर 6 किलोमीटर बोल दें सीधे सीधे। क्यों बोले 4 किलोमीटर? सीधे बोलो 6 किलोमीटर। कि अगर पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, मैं यहां के बाहर जाता और मैं कहता ये गांव है, ये रूरल एरिया है, भले ही मुझे वहां 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 पॉपुलेशन दिखती तो भी मैं कहता ये रूरल है। लेकिन दिखी कितनी? 5 लाख, 6 लाख, 2 किलोमीटर के बाहर क्रॉस करने पर मेरे मुंह से क्या निकलेगा? अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन! मेरी बात समझना, भले ही मैं बहुत दूर हूं लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो इसको हम रूरल कैसे मान लें? हाँ, 10 लाख से कम, ये कैपिटल एसेट हो गई, ये कैपिटल एसेट हो गई। 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक, 10 लाख के अंदर, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। हम क्या बता रहे हैं इस समय? अगर 10,000 तक है, एरिया के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया के बाहर चले गए, 10,000 से ज्यादा है तो भी वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। कब तक? 2 किलोमीटर के अंदर है तो 1 लाख तक। अगर कोई जमीन है 2 किलोमीटर के अंदर तक है, 10,000 से 1 लाख तक, तो कैपिटल एसेट है। और अगर वही जमीन 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख या उससे अधिक है और 10 लाख तक है, तो भी मेरे मुंह से क्या निकलेगा? वही तो मैं बता रहा हूं, क्या निकलेगा? पूरा बोलो ना जो मैं बोल रहा हूं। अरे बाप रे बाप, ये वर्ड बोलो ना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो क्या निकलेगा? इसका मतलब वो कैपिटल एसेट हो गई। मैं इसको भी क्रॉस कर गया, कितना बाहर, और यहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, तो भी वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। अगर यहां की पॉपुलेशन 9 लाख है यहां की, तो कैपिटल एसेट नहीं है। 7 लाख कैपिटल एसेट नहीं। सोचो पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बावजूद हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मान रहे। 8 किलोमीटर के बाहर तुम कितना भी चले जाओ और पॉपुलेशन हांगकांग के बराबर हो, मुंबई के बराबर हो, पॉसिबल तो है नहीं,
हाँ या ना। लेकिन 8 किलोमीटर के बाहर चले जाओ, कोई भी ज़मीन मिलेगी जो म्यूनिसिपल बोर्ड के बाहर है 8 किलोमीटर के बाहर, वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड तो होगी, वो ग्रीन एरिया में आएगा ही आएगा, अगर 10 लाख के ऊपर है और 8 किलोमीटर के बाहर है तो। लेकिन अगर पॉपुलेशन 6 किलोमीटर के बाहर 10 लाख से ऊपर है तो ही वो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल मानी जाएगी, अर्बन मानी जाएगी। अगर बेटा यहाँ 10 लाख के ऊपर गए, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 9 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो बेटा वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ पर आ गए, अगर पॉपुलेशन 5,000 है तो रूरल है, लेकिन 11,000 है तो अर्बन हो गई, 10,000 के ऊपर और 1 लाख से तक, ठीक है ना। 11,000 हो गई, अच्छा सॉरी ये वाला 11,000, सॉरी 11,000 हो गई तो, सॉरी इधर नहीं, इधर 11,000 हो गई तो रूरल, रूरल 8,000 हो तो, बहुत बढ़िया, 8,000 है तो रूरल, 11,000 है तो अर्बन। और यहाँ पर 50,000 हो तो 50,000, क्योंकि 1 लाख के ऊपर और 8 लाख, 1 लाख के ऊपर और 10 लाख के अंदर। अगर यहाँ की पॉपुलेशन 50,000 हो तो, 60,000 हो तो, 90,000, 1,05,000, अब क्लियर है। इस एरिया को क्रॉस कर गए, 1,05,000 हो गई पॉपुलेशन तो वो अर्बन हो जाएगी, हाँ है ना। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन अगर 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी रूरल ही मानी जाएगी। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर यहाँ पर है कितनी, 5,000 रूरल और 50,000, 5 लाख अर्बन, वो तो सोचना ही नहीं है, सब आ गया, कवर हो गया। अब क्लियर है। ये है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, जो कि आपकी दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट इफ इट इज सिचुएटेड इन इंडिया। और एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब ये है कि म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है, 10,000 के ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी अर्बन हो गई, रूरल नहीं मानी जाएगी, वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। अच्छा, लिमिट के बाहर 2 किलोमीटर तक 10,000 से ऊपर और 1 लाख के अंदर तक पॉपुलेशन है तो भी क्या मुंह से निकलेगा, मुंह से क्या निकलेगा, अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है, ठीक। और अगर 2 किलोमीटर के ऊपर और 6 किलोमीटर तक है, मतलब शुरू से लेकर 6 किलोमीटर तक है, तो कब निकलेगा मुंह से, अरे बाप रे बाप, इतनी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर और 10 लाख के अंदर, और 6 किलोमीटर के ऊपर 8 किलोमीटर, यानी कि 1 से लेकर 8 किलोमीटर के अंदर अगर पॉपुलेशन है, मुंह से क्या निकलेगा, अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है। लेकिन अगर 8 किलोमीटर के बाहर कोई ज़मीन है, शंघाई क्यों ना बसा दो, वो एग्रीकल्चरल लैंड ही मानी जाएगी। बात करने में क्या जा रहा है, शंघाई थोड़ी बसने जा रहा है, ठीक है ना, हटा सकते हैं आप इसको, पक्की बात है, क्लियर है। एग्रीकल्चरल लैंड समझ में आया। चलो भाई, हम लोगों ने इसके बाद एक और डेफिनेशन देखी थी ट्रांसफर की, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर includes sale, exchange or relinquishment, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, transfer by any way under section 453 of Transfer of Property Act 1882, हाँ है ना, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, और लास्ट बताया था कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट सामने वाले को प्रॉपर्टी में एंजॉय करने देना हो। सेक्शन 242A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बताया था ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, याद करो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस द कैपिटल एसेट ऑफ विच द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ। एक लाइन और जोड़ी थी, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांसफर, क्लियर। लेकिन मैंने कहा था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हम पूरी तरह से नहीं बता रहे,
बोला था मैंने कहा था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट इस बार आया है, बोला था ना। मैंने कहा था इसमें इस बार कुछ अमेंडमेंट आया है। पहले 12 महीना भी हम लोग लेते थे 36 महीने की जगह। मैंने तुम लोग को अगर बताया होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो मैंने कहा था मीन्स द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ, नॉट इन एक्सेस ऑफ, यानी अगर एग्जैक्ट 36 महीना हो जाए तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी, ये मैंने बताया था। यानी हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीना एक दिन अगर हो गई तो ही वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, इसमें वो डेट शामिल नहीं होती जिस दिन ट्रांसफर किया जाता है, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये भी क्लियर है, बताया था। लेकिन अब इसको हम 36 नहीं कितना पढ़ेंगे? तो सर आपने वो गलत बताया था क्या? ना, वो सही है, लेकिन इन कितने केसेस में? इन 4 केसेस में 36 महीने की जगह हम कितना रखेंगे? 12 मंथ्स। इन 36 महीनों की जगह हम कितना रखेंगे? 12 मंथ्स। मैंने कहा था ये आधा है, आधा हम बाद में पढ़ाएंगे, और आज देखो वो समय है कि उसको पूरा कर ही देते हैं। इन 4 केसेस में हमारे 12 महीने आएंगे। पहला, सिक्योरिटी ऑफ एनी लिस्टेड सिक्योरिटी, बात खत्म। कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी होगी वहां 36 महीने की जगह कितना आ जाएगा? एनी सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। बोलने की क्या जरूरत है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, मैंने बोलता रहा हूँ एनी लिस्टेड सिक्योरिटी। यानी इन केसेस में 12 मंथ्स कंसीडर किए जाएंगे। लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इंडिया, लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इंडिया, केवल यही अमेंडमेंट है, बाकी सारी चीजें वही हैं जैसे पहले थी। यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। अच्छा, यूनिट्स लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कौन सा है यूनिट्स, लिस्टेड या अनलिस्टेड? दोनों, क्योंकि मैंने यूनिट्स लिखा है, ये कहां लिखा लिस्टेड यूनिट्स? तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई will be considered short term if they are hold less than 12 months or exact 12 months. Clear? तीसरा, a unit of equity oriented fund, units of, ये भी नया अमेंडमेंट है इस बार का, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। पहला बताया लिस्टेड सिक्योरिटी, दूसरा बताया यूनिट्स ऑफ यूटीआई, तीसरा बताया इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और लास्ट है जीरो कूपन बस। इन 4 केसेस में आपको 12 मंथ्स का सिस्टम देखना है। थर्ड, इन 4 केसेस में आपको 12 मंथ्स को कंसीडर करना है। याद रहेगा? नहीं भूल जाएगा, नोट कर लो। 12 मंथ्स विल बी कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। इन केसेस में आपको, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इन दी फॉलोइंग केसेस 12 months are to be considered instead of, yes, 36 months। अब याद रहेगा तुम लोगों को कि सर लिस्टेड सिक्योरिटीज दूसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई तीसरा,
जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड फोर्थ यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ठीक है ना, पक्की बात है। इन चार केसेस में हम 12 मंथ्स कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग 36 मंथ। सर एक बार और बता दीजिए ये पूरा सेक्शन 242A कहता क्या है, ढंग से सुनना। मैंने बार बार बताया था 242A को मैंने बड़ी आराम से समझाया था, सुन लो। 242A डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स द कैपिटल एसेट ऑफ विच द होल्डिंग पीरियड इज नॉट इन excess of 36 month, just before the या immediately before the date of transfer, यानी the date of transfer is to be excluded at all। पक्की बात है। अगर किसी एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग, जमीन है, कोई जमीन है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 42 मंथ्स निकल गई, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म है, हैं? अच्छा 42 बिल्कुल सही है। 42 मंथ्स पर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म मानेंगे और 24 पर हम इसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। अगर जमीन है और उसकी होल्डिंग पीरियड एग्जैक्ट 36 मंथ है, एग्जैक्ट 36 मंथ है, तो भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि 36 महीना एक दिन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ है ना, 36 महीना एक दिन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है? इन केसेस में एग्जैक्ट 12 मंथ्स है, एग्जैक्ट 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स 1 डेज होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब क्लियर है? हटा सकते हैं। तो हम लोग का ये भी जो गैप था वो पूरा हो गया, नहीं हो गया? तो अभी तक तो हम लोगों ने कुछ नया पढ़ा ही नहीं सर, जो आपने गैप छोड़वाए थे उन गैप्स को आपने केवल फुलफिल करवाया है। सेक्शन 47 में पूरी एक फेरहिस्त बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। पहला गिफ्ट, विल और इर्रिवोकेबल ट्रांसफर। दूसरा पार्टीशन ऑफ HUF। थर्ड होल्डिंग टू सब्सिडरी। फोर्थ सब्सिडरी टू होल्डिंग, बशर्ते इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी, और 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए होल्डिंग कंपनी के पास। इसमें दो चीज़ें और बताई थी। अमेंडमेंट बताया था कि अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र होता है 29 फरवरी 1988 के बाद होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको हम ट्रांसफ़र मान लेंगे, उसको ऐसी छूट नहीं मिलेगी। और इसमें अमेंडमेंट भी बताया था सेक्शन 47A का, विड्रॉन ऑफ एग्जेम्पशन, कि अगर ये दो गलतियां हो जाती हैं 8 साल के अंदर तो भी उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और रीओपन हो जाएगा केस पुराना वाला, और जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। याद आया? पहली गलती स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देना या 100% शेयर होल्डिंग ना रखना, दूसरी गलती। क्लियर? इसके बाद बताया था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी में ट्रांसफर करना, बशर्ते ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। 5 केस अभी तक बताए थे। फिर 6th मैंने बताया था कोई बैंकिंग टू बैंकिंग, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव बैंक में विलय, गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत। फिर बताया था, बोलो, कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, वो अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र करे सिक के ड्यूरेशन में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को सेक्शन 115 AC में रेफर्ड सिक्योरिटीज़ ADR, GDR और FCCB को ट्रांसफ़र करे तो ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसके अलावा बताया गया था कोई कंपनी अपनी ही कंपनी का डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट को ले करके अपनी ही कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स इश्यू करती है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन में इंडियन कंपनी की शेयर्स और सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं तो उनको भी हम माफ़ करेंगे, बशर्ते 2 कंडीशन पूरी हों। पहला, कम से कम 25% शेयर होल्डर, एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स must be ready to become the shareholder of the new one company, and no any capital gain taxes are to be charged in that country in which such amalgamating company is incorporated, foreign amalgamating company is incorporated। 9th बताया था, अगर कोई 9th है ना शायद, 9th या 10th जो हो,
अगर कोई फॉरेन डीमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग का केस है तो वहाँ 25 की जगह वहाँ 25% शेयर होल्डर था, यहाँ पर हो जाएगा शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी, और बाकी कंडीशन वही है। याद आया? लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर का गलती से ट्रांसफ़र हो जाए, उसमें शेयर होल्डर की गलती क्या बताया था? शेयर होल्डर की क्या गलती? एमलगमेशन हो रहा है तो शेयर होल्डर का शेयर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो शेयर के होल्डर के ऊपर टैक्स लगा दो। कहा गया ना, अगर शेयर होल्डर को शेयर के बदले केवल और केवल शेयर मिलते हैं नई कंपनी में, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और कोई आर्ट वर्क, साइंटिफिक वर्क, हैंड राइटिंग, मॉन्स्क्रिप्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स या कलेक्शंस अगर ट्रांसफ़र किए जाते हैं नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव्स गैलरी को, तो वो भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर कोई ढंग से सुनना, फर्म को कोई कंपनी टेक ओवर कर ले, सारी की सारी एसेट्स कंपनी में, सारी की सारी लायबिलिटी कंपनी में, सारे के सारे पार्टनर वहाँ शेयर होल्डर कम से कम 50% वोटिंग पावर रखें और आपस में बांटें, किस रेशियो में? अपनी कैपिटल रेशियो में। किस दिन की कैपिटल रेशियो में? जिस दिन ऐसा टेक ओवर हुआ हो। और कितने सालों तक अपने पास रखें? नहीं, पक्की बात। सेम यही चीज़ मैंने प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए भी बताई थी। प्रोप्राइटर की सारी एसेट्स वहाँ चली जाएं कंपनी में, लायबिलिटीज़ चली जाए, प्रोप्राइटर खुद वहाँ शेयर होल्डर बन जाए, 50% होल्ड करे और 5 साल तक होल्ड करे। रेशियो का तो यहाँ कोई मतलब भी नहीं था। देखो क्या छूट रहा है। चलो देख लेना उस चीज़ को, ठीक है ना। सेक्शन 48 मैंने बताया था कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्या बताया था? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन 47 में एक और पॉइंट था, कहो तो उसको भी आज निपटा ही दें, जो मैंने उस समय नहीं बताया था। कहो तो बता दें। एक और एडिशनल पॉइंट है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है, 47 का ही पॉइंट है, मैंने ये उस समय डिस्कस नहीं किया था, आज मैं बता रहा हूँ। सारे गैप्स फुलफिल कर रहे हैं, कोई गैप बचेगा नहीं इसके बाद, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल लैंड मैंने छोड़वा दिया था, वो पूरा करवा दिया आज। सेक्शन 242A में मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की आधी डेफिनेशन बताई थी, आज पूरी करवा दी। सेक्शन 47 में जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो भी मैंने नहीं बताया था, वो भी आज पूरा कर लो। 47 में मैंने बताया था, जो नहीं बताया था पॉइंट, कि अगर कोई, देखो इधर मैंने कहा था अगर कोई फर्म को कौन टेक ओवर कर लेता है, लेकिन अब उल्टा करो, अगर किसी प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी को फर्म टेक ओवर करे, और फर्म का मतलब यहां LLP का मतलब यहां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है तो इसकी सारी एसेट्स यहाँ चली जाएं, तो इसकी सारी लायबिलिटीज़ यहाँ चली जाएं, तो इसके सारे शेयर होल्डर इसमें पार्टनर बन जाएं, कम से कम 50% का शेयर रखें और कैपिटल कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लें। जैसे 50% कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ होता था शेयर कैपिटल में, वैसे ही यहाँ 50% कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम से कम 50% रखें। हाँ है ना। और उस रेशियो में बांटें जिस रेशियो में यहाँ पर उनके पास शेयर्स थे। और कितने सालों तक ट्रांसफर नहीं कर सकते? 5। ये वो कंडीशंस हैं जो तुम लोग को याद रखनी है। 2 और इसमें कंडीशन है, वो तुम लोग की किसी मतलब की नहीं है, तो उसको टाटा और बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। चलें आगे। वो जो 2 कंडीशन है वो फाइनल स्टैंडर्ड्स की हैं, कहो तो बता दें, कोई फायदा है नहीं। सेक्शन 48 कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन।
full value of consideration minus cost of acquisition minus cost of improvement minus transfer expenses wholly or exclusively in connection with such transfer. First proviso to section 48 बताया था, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर जिसमें बॉन्ड शामिल हैं और नॉन रेसिडेंट में फॉरेन कंपनी शामिल है ट्रांसफर करता है अपने शेयर्स और डिवेंचर जिसमें उसने ओरिजिनली फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो उसका कैलकुलेशन होगा इस तरह से, बाई कन्वर्टिंग full value of consideration and sale consideration into the foreign currency by applying the average rate of TTBR and TTSR as on the date of the transfer, by converting cost of acquisition into the foreign currency by applying the average of a TTBR and TTSR as on the date of acquisition. Improvement तो यहाँ आएगा नहीं. Last cost expenses, converting expenses into the foreign currency by applying the average of TTBR TTSR as on the date of transfer. जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर के आएगा that is your foreign currency capital gain. Now again we have to convert it into the Indian currency by applying the TTBR as on the date of transfer. That's it. और मैंने ये साफ साफ जब मैंने प्रोविजो 2 बताया था तुम लोग को इंडेक्सेशन का, उसके बाद मैंने एक नोट लिखवाया था कि फर्स्ट प्रोविजो इज कंपल्सरीली टू यूज इफ ऑल द कंडीशंस आर मेट. No indexation will be given if all the conditions of first proviso are met. पक्की बात है ना, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, फर्स्ट प्रोविजो में कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता. सेकंड प्रोविजो की बात करते हैं, इंडेक्सेशन है. कहा गया इफ एनी एसेट विच इज ऑफ लॉन्ग टर्म, if any capital asset which is of long term capital asset is transferred, then long term capital gain arises, and the computation of long term capital gain would be, yes, full value of consideration minus index cost of acquisition minus index cost of improvement minus transfer expenses, यानी कि expenses wholly or exclusively in connection with such transfer. Index cost of acquisition means formula cost of acquisition divided by CII, cost inflation index for the year in which the asset was first held by the SSE, or indexation of 81-82 whichever is later, multiplied by CII for the year in which the asset was transferred. Revise हो गया. Cost of improvement index, cost of improvement divided by CII for the year in which the improvement was made, multiplied by CII for the year in which the asset was transferred. Clear है. थर्ड प्रोविजो बताया था, नो इंडेक्सेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड एक्सेप्ट कैपिटल गेन इंडेक्स्ड बॉन्ड. फोर्थ बताया ही नहीं था. फिफ्थ, नो डिडक्शन ऑफ STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सेक्शन 48 के बाद आज हम देखने जा रहे हैं, आज अभी तक नहीं देखा था, आज देखने जा रहे हैं cost of acquisition in certain cases. देखो ना, अब गैप पूरे भरते चले जा रहे हैं. क्यों? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस. सुनो ना, सुनो, मैंने बताया था कि अगर किसी HUF का पार्टीशन हो जाए तो क्या वहाँ कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? तुम लोगों ने कहा कि नहीं. क्यों? क्योंकि ये फॉल करता है अंडर सेक्शन 47 में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर तो है ही नहीं. एक HUF है मेसर्स ए करता है, मेसर्स ए ब्रदर्स कुछ भी है, ये करता है. अब इस HUF ने पार्टीशन कर दिया घर का और जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लोगों में, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी में. इसके पास 1/3 तीनों में जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10 अगस्त 95 को 15 लाख और पार्टीशन हुआ है 5 जनवरी 2015. क्लियर है? और ये जमीन को तीनों में बोलो ना बांट दिया.
यही तो है तरीका, कि और कोई तरीका है बताओ? मिस्टर ए ने क्या कर दिया, इस जमीन को, चलो इसको हम 11 कर देते हैं, 10 फरवरी 2015 को सेल कर दिया, जो इसके हाथ में जमीन आई। जानते हो कितने में? क्या इनके हाथ में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा 5 जनवरी 2011 को? कहोगे नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नो एनी कैपिटल गेन वुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ द HUF। HUF के हाथ में वो टैक्सेबिलिटी अराइज, क्योंकि उसने सेल थोड़ी किया है, उसने क्या किया है? पार्टीशन में एसेट को ट्रांसफर किया है, जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 47। नाउ Mr. A, who is the member of family, is now going to sell its assets in the market at rupees 20 lakhs, which he gets at free of cost at the time of the partition of family. इसको ये 20 लाख रुपए में सेल कर रहा है, जिसको इसे फ्री में मिली थी, कहां से? HUF से। बोलो, पक्की बात? अब सेल तो हमारे सामने है, सेल हमारे सामने है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा? क्योंकि इसने तो एसेट बेची, और एसेट बेचने पर कैपिटल गेन अराइज होता है, ये तो पक्की बात है। इसमें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मिस्टर ए के हाथ में क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। तो एसएससी कौन है? ये मेसर्स नहीं है, मिस्टर ए, याद रखना ये मिस्टर है, नाम बदल दें, कंफ्यूज ना होना, एक्स, ठीक है ना? मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्रॉब्लम ये आती है कि वी हैव टू नो अबाउट दिस एसेट वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। इस एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग है क्या? कौन बताएगा हमें? व्हाट्स द पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 242A? विल इट बी कंसीडर्ड फ्रॉम द 5th of January to the 9th of February, or will it be considered from the 10th of August to 10th of February? What will be the period of holding? यहां से यहां तक या यहां से यहां तक? डेट बताओ। 5 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक सारे के सारे लोग सही नहीं हो, यहां से मानी जाएगी। सरकार को टैक्स कितने पर चाहिए? बोलने दो ना, बोलने दो। Period of holding will be considered from the previous owner because at the time of the transfer it was not regarded as transfer। जब इसको ट्रांसफर माना ही नहीं गया था तो ये डेट आई कहां से? जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं था तो ये डेट आई कहां से तुम्हारे दिमाग में? तुम ये जरा ये बताओ ना, जब ट्रांसफर है नहीं तो डेट तो आई नहीं बीच में ना। तो हमारे पास दो ही तो डेट हैं, केवल ये डेट है, ये डेट है, ये तो मालूम ही नहीं है हमको। अब क्लियर है? यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10th of August 95 to 9th of February 2015, yes. Is it a long term or short term? Undoubtedly it is long term. Clear? Now we have to write over here index cost of acquisition. Now again the problem is there. फोकट में मिली है इसको, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 0 या 5 लाख? 0 या 5 लाख या 15 लाख? 5 लाख। जब ट्रांसफर था ही नहीं तो इसका मतलब ये ऐसे ट्रांसफर हो रही है और इसका 1/3 ट्रांसफर हो रहा है 1/3, तो हम कितनी ले लेंगे? 5 लाख। इससे एक चीज समझ में आई, और मैं वही तो बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। मैं क्या बता रहा हूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर करोगे? विल इट बी ट्रीटेड एट 0 और इट इज टू बी ट्रीटेड एट ₹5 लाख? 5 लाख कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। सुनो, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। कोई नई चीज बताई मैंने या पुरानी चीज बताई? क्या इसके पहले कभी ये बताया है तुमको? बताया है। जरा याद करो, सेक्शन 43(1) पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे एक्सप्लेनेशंस बताई थी। पहली एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक रिसर्च की थी, दूसरी बताई थी गिफ्ट, विल और इर्रिवोकेबल ट्रांसफर। बोलो, उसमें होल्डिंग सब्सिडरी का भी केस बताया था, सब्सिडरी होल्डिंग का भी केस बताया था, उसमें एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड भी बताया था, डिमर्ज टू रिजल्टिंग भी बताया था, याद आया? और उन सारे केसेस में मैंने लिखा था कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, एक्चुअल कॉस्ट में शामिल करने के लिए, डेप्रिसिएशन पर्पज से एक्चुअल कॉस्ट में शामिल करने के लिए कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं, 0 नहीं मानते। याद आया? बोलो, अगर वो चीज़ वहाँ सही है तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ ले रहे हैं। देखो ना, सेक्शंस आपस में कितने एसोसिएटेड हैं। पीजीबीपी में वही चीज़ पढ़ाए, अब वही चीज़ यहाँ पर कैपिटल गेन के समय जब उस एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेम चीज़। चलो इधर देखो, 5 लाख कब से लेंगे? सुनो ना, सुन भी लो। प्रॉब्लम आई? यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में ट्रांसफर हो रहा है 15-16, असेसमेंट ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर तो 1024, ये तो मालूम है। इंडेक्सेशन इसका क्या होगा? कहाँ का लोगे ये? नहीं 95 का लोगे, 11 का लोगे या 15 का लोगे? कितना आराम से तुम लोगों ने बोल दिया, पड़ाक से। अरे बेटा, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हो और फॉर्मूले में मैंने लिखा था यहाँ पर, अब सुनो, CII फॉर द ईयर, सुन, इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी यानी मिस्टर ए, और मिस्टर ए इस एसेट को कब रख रहा है? हो गया ना पूरा कल्याण? नहीं समझे? अब इसी केस पर एक केस आया। सर प्रॉब्लम तो है, मंजुला शाह का केस था। किसका? मंजुला वी शाह का। और उस मंजुला शाह के केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये एक्ट है, ये क्या है? कोर्ट ने डिसीजन दिया। कोर्ट कब डिसीजन देता है? जब एक्ट क्लियर ना हो या डाउट में हो। क्लियर? या किसी चीज पर कुछ बोला ही नहीं एक्ट ने। इस केस में कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मंजुला वी शाह के केस में, कि फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी को करो किनारे, प्रीवियस ओनर की डेट से लेना। सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें एक लाइन बताइए, ये ले या ये ले? बोलो, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने जब सेक्शन पढ़ाया था यहां पर क्या लिखवाया था? फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, और उसके हिसाब से ये डेट, तो 10-11 प्रीवियस ईयर का जो होगा इंडेक्सेशन वो रख लेंगे। अब आपने मंजुला वी शाह का केस बताकर हम लोग को बीच में इस धार में छोड़ दिया कि सर आप करें अब यहां से। जाए तो जाए कहां? बोथ ऑफ दीज टू ऑप्शंस आर राइट नाउ। आप कहां जाना चाहते हो? यहां से? दैट इज ओके। आप कहां जाना चाहते हो? यहां से? दैट इज टू ओके। डेट या ये डेट? बोले ये डेट या ये डेट? मंजुला वी शाह यूज करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। जितना कम बेस रहेगा उतनी ज्यादा वैल्यू निकल करके आओगे, और जितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी उतना कम कैपिटल गेन बन करके आएगा। बात खत्म। बोलो
अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, इट इज ओके विद यू, आप एग्जाम में ये करके आए या ये करके आए। तो अब चाहे इंडेक्सेशन आप 10-11 का दे दें प्रीवियस ईयर, या 95-96 का दे दें। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मुझे केवल ये बताना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद सर्टेन केसेस, मुझे ये भी नहीं बताना था यहाँ पे। लेकिन देखो अब सारी चीज़ें क्लियर होकर के सामने आ गई। पहली चीज़ कि एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ HUF द ट्रांसफर वुड नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नो एनी कैपिटल गेन वुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ HUF, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, when a beneficiary will get any asset from the at the time of the partition of HUF and he transfers it subsequently in any subsequent year, then at the time of the transfer that would be treated as a transfer, and we know very well what is the value of full value of consideration minus cost of acquisition। cost, which one cost? cost तो इसके लिए तो जीरो थी ना, cost to the previous owner, that is important, that is to be tell by under that is to be said by section 49 जो हम बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। तो कितना मान लिया जाएगा? 5 लाख। फ्री में नहीं माना जाएगा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर 5 लाख। अच्छा सर 5 लाख तो मान लिया, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर की डेट से अब तक का। अच्छा सर डिवाइड किससे करेंगे इंडेक्सेशन? फॉर्मूले से करोगे तो फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, अदरवाइज मंजुला वी शाह का केस लगा देना 95 से, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग से उसको इंडेक्सेशन देंगे, कोई दिक्कत? अब तो क्लियर हो गया पूरा का पूरा हिसाब किताब। चलो सेक्शन 49 में मैंने केवल फर्स्ट पॉइंट बताया तुम लोगों को, क्या कि पार्टीशन ऑफ HUF के केस में मेंबर्स को जो एसेट मिलती है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मान ली जाती है, फ्री ना ले लेना, फ्री ना ले लेना, क्लियर? दूसरा, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर, सेम ये ट्रीटमेंट, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेना। होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेना। एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी, डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेना। हो तो क्या? इन सारे केसेस में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। इन सारे केसेस में हम लोग क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। क्लियर? कौन कौन से केसेस? पार्टीशन ऑफ HUF, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड एंड डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, दैट्स इट। इतने केसेस में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से कंसीडर करेंगे? प्रीवियस ओनर्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 49 इज ओवर। नहीं समझ में आया? सेक्शन 49 नहीं समझ में आया? आ गया पूरी तरह से। सेक्शन 51 की बात करते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन देखा, 214 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन, 242 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 48 कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रोविजो भी देख लिया, सेक्शन 49 अभी देखा है, और सेक्शन 50 याद करो तो हम लोग ऑलरेडी TGBP में देख चुके हैं कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड अराइज। याद आया? सेक्शन 50 में ये बोलता है कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है इन दो कंडीशंस में, ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस, और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होता है तो वहां केवल और केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। याद आया होगा? पक्की बात है। तो मैं सेक्शन 50 अभी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैंने PGBP में डिटेल में इस पर डिस्कशन कर रखी है और क्वेश्चंस भी ढेर सारे किए थे।
ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट के बारे में बताता है। और मैंने उस समय कहा था तुम लोग को अभी इससे मतलब नहीं है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा कैपिटल गेन के समय। और देखो कैपिटल गेन के समय हम लोगों ने उसको डिफाइन कर लिया, हाँ या ना। पक्की बात है, छूटा नहीं ना सेक्शन 50। अब कौन सा नंबर आएगा, और इसके आगे हम लोग एक और सेक्शन कर चुके हैं, कौन सा याद आया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी अब मोटा मोटी ये दो सेक्शंस कर ले तो मेरा चैप्टर खत्म क्या ना। 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45 ये भी बचे हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 51 का, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इनका, और उसके अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे इसका। पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। उसके बाद केवल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल। कितना आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल है और कम सेक्शन है, और सारे सेक्शन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। और पीजीबीपी में ये चीज नहीं थी, इसीलिए इस चैप्टर को क्या माना जाता है, थोड़ा सा टफ माना जाता है। सेक्शन 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड। हम आज केवल थ्योरी बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, टेंशन ना लेना। सेक्शन 51 कहता है, सुनो, मिस्टर एक्स है, इसने एक एसेट 10 जनवरी 96 में खरीदी, कितने रुपए की, कितने की, और इसने वाई के साथ एग्रीमेंट किया, क्या किया, कि हम आपको ये एसेट 8 लाख में बेचने को तैयार हैं। कब, एग्रीमेंट टू सेल 15 फरवरी 2005 में किया, और कहा मुझे एडवांस दो, और जानते हो कितना ले लिया एडवांस, 1 लाख रुपए, और कहा बाकी पैसा मुझे 1 महीने के अंदर दे देना, नहीं तो तुम्हारा बाकी जो 1 लाख है मैं छीन लूंगा। इसने कहा ठीक है, मैं बाकी 7 लाख रुपए तुम्हें 1 महीने के अंदर दे दूंगा। बेचारा बेचारा दे दिया, नहीं दे पाया बेचारा पैसा, और ये चुट्टा, बोलो ना, उस पैसे को छीन लिया। पक्की बात है ना। क्या ये सेल हो गई, एसेट ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हुई नहीं। क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, बोलो, क्या ट्रांसफर हो गई, एसेट ट्रांसफर हो गई, नहीं। जब एसेट ट्रांसफर हुई नहीं तो क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, नहीं। ये 1 लाख चोखा चोखा इसकी जेब में आ गया। बाद में इसने फिर एग्रीमेंट किया मिस्टर जेड के साथ, और इसको 10 अगस्त 2014 में 25 लाख में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, बेच दिया। फोटो खींच क्विकर पे डाल, है कि नहीं, और इसे 25 लाख रुपए में बेच दिया। अब बताओ, मेरे पास 2 रास्ते, कितने रास्ते, हरियाली और रास्ता। या तो हम सेल मान लें 26 लाख, या तो हम सेल मान लें 25 लाख प्लस 1 लाख, या फिर कॉस्ट मान लें 5 लाख माइनस 1 लाख। दो में से एक तरीका यूज कर सकते हो, या तो कॉस्ट को कम कर दो, या तो सेल को बढ़ा दो। सच सच बताना कौन सा तरीका अच्छा है, क्यों कॉस्ट वाला, सेल वाला क्यों नहीं, कॉस्ट वाला क्यों, सेल वाला नहीं।
सेल वाला इसलिए नहीं क्योंकि सेल तो हो रही है 25 लाख में से, उसका टोटल दाम ही 25 लाख है। अब खरीदने वाले को क्या मालूम कि उसने कुछ छीना था, छीना झपटी भी हुई थी क्या, उसको नहीं मालूम। तो सेल कंसिडरेशन यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 25 lakhs बिकॉज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज रुपीज 25 lakhs। If any amount has been forfeited, it could not be added in sale consideration. The sale consideration could not be added, है ना, means could not be increased, है ना। 25 लाख की मार्केट प्राइस है, 25 लाख मार्केट प्राइस है, सेल कंसिडरेशन ले लो 25 लाख। इसका मतलब ये तरीका तो गलत लग रहा था। हाँ, अब मेरे हिसाब से देखो तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 5 लाख माइनस 1 लाख, लेकिन गलत है। 5 लाख का इंडेक्सेशन करोगे तो 96 97 से, सॉरी 95 96 से, कहाँ से 95 96 से इंडेक्सेशन करोगे ना, और इस 1 लाख का इंडेक्सेशन में तो लोचा ही लोचा है, और ये इंडेक्सेशन कोई कॉस्ट थोड़ी थी, इसको तो मैंने रिकवर किया था, मतलब फॉरफिट किया था, कॉस्ट थोड़ी है। क्या करें, सीधे 4 लाख को इंडेक्सेशन दे दें या 5 लाख को इंडेक्सेशन दें, 4 लाख को इंडेक्सेशन दें या 5 लाख को, सही जवाब ये है। जानते हो क्यों? चलो पहले तो मैं प्रोविजन बता दूं, एडवांस मनी फॉरफिटेड, इफ एनी एडवांस मनी हैज बीन फॉरफिटेड बाय द एसएसी देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट और WDV ऑफ द एसेट और FMV ऑफ द एसेट will get decreased by that forfeited amount। सर आपने ये 3 वर्ड बोले, कॉस्ट ऑफ द एसेट, बात तो समझ में आती है, कॉस्ट में से कम कर दो। क्या हर जगह कॉस्ट लेते हो? क्या प्रीवियस ओनर की WDV नहीं लेते हो मेरी कॉस्ट में? कभी कभी देखा था PGBP में ना, WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर, तो WDV में से घटा देना, बोलो। और कभी कभी हम लोग कॉस्ट में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते क्या, 81 82 का, तो यहां 3 चीजें आती हैं, कभी कभी उसकी एक्चुअल कॉस्ट, कभी कभी WDV, और कभी कभी 81 82 का फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट का मतलब इन 3 चीजों से कभी कभी लिया जाता है, कभी कभी एक्चुअल कॉस्ट, कभी कभी फेयर मार्केट वैल्यू 81 82 की, और कभी कभी WDV। तो इन तीनों में से माइनस कर दो। अगर कभी कॉस्ट यूज करोगे तो वहां से 1 लाख माइनस कर देना, WDV यूज करोगे तो 1 लाख वहां से माइनस कर देना, FMV यूज करोगे तो 1 लाख वहां से माइनस कर देना, बात खत्म। कितना सिंपल प्रोविजन है। अभी मैं आ रहा हूं ना उस चीज पर, तुम आगे ना बढ़ो, हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं और मैं समझाऊंगा उस चीज को, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी। द फॉरफिटेड अमाउंट will be decreased out from the cost of acquisition or fair market value or WDV of the asset, whatever the case is। कोई भी जो केस होगा उसी से माइनस कर देंगे, बस सीधी सी बात, जो यहाँ रखते हो उसमें से माइनस कर देना। ऐसे बोल दो ना, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 95 96 से, इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आज के इंडेक्सेशन से। यहां तक तो समझ में आ गया। सर क्या बोलो, सर घाटा हो गया, एसएससी को 5 लाख का इंडेक्सेशन करता तो बहुत ज्यादा हो जाता, अब तो 1 लाख घटा करके इंडेक्सेशन करेगा, कम हो गया। बेटा केवल अपना ही फायदा सोचोगे। तुम्हें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये जो 1 लाख रुपए तुम 2005 से लेकर 2014 तक 10 साल तक अपनी जेब में जो ठूंसे रहे थे बिना टैक्स दिए, तब तो गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला बेटा टैक्स दे दो। उस समय तो तुम्हारे मुंह से उफ नहीं निकला, नहीं। ये 10 साल जो तुमने टैक्स मार करके अपनी जेब में पैसा रखा है, तो उस समय तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जेब में पैसा आ गया तो चलो टैक्स दे दें। बोलते क्यों नहीं? और अब जब गवर्नमेंट पैसा मांग रही है बेचारी, केवल ये कि जब सेल करना तो माइनस करके दे देना, तो वो सब निकल रहा है। नहीं समझे मेरी बात? तुम 50 साल और एसेट ना बेचो, 1 लाख पर तो कभी टैक्स जाएगा ही नहीं, कमाते रहोगे तुम उससे। एक साइड सोच रहे हो, दूसरी साइड छोड़ दे रहे हो। गवर्नमेंट कभी ये नहीं देखती कि मेरे को किस में फायदा होगा, मेरे को किस में घाटा होगा, या सामने वालों को किस में फायदा है। एक इम्पार्शियल होकर के लॉ बना दिया, बात खत्म। अब उसमें तुमको फायदा या गवर्नमेंट को फायदा, किसी की हार किसी की जीत।
क्लियर है? अब ठीक है, तरीका समझ में आया। एडवांस मनी फॉरफिट होती है तो कहाँ से माइनस करते हैं? कहाँ से माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, फेयर मार्केट वैल्यू से, या फिर WDV से। लेकिन केवल यहीं पर प्रॉब्लम खत्म हो जाती तो बात दूसरी थी। अभी इसमें दो अच्छे अच्छे मोड़ आने वाले हैं, देखा जाए पक्का। मिस्टर एक्स ने जो एसेट खरीदी थी 1478 को खरीदी थी 4 लाख रुपए में, और इसने फॉरफिट किया था एक अमाउंट 10 में 80 को 50,000 किया होगा, और इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी 1481 को 8 लाख। नहीं हो सकती? इसने फिर से फॉरफिट किया एक अमाउंट, बेचता नहीं है, हमेशा लालच दिखाकर छीन लेता है पैसा। फिर से 1 लाख रुपए छीन लिया, लेकिन अल्टीमेटली इसने सेल कर दिया इस एसेट को जेड को। $25 लाख में। अब हमें ये बताओ 4 लाख लोगे या 8 लाख लोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट लोगे या फेयर मार्केट वैल्यू लोगे? ये तो पक्की बात है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विचएवर इज हायर बेनिफिशियल। 4 लाख लोगे या 8 लाख लोगे? सेल कितना लोगे? सेल में कोई दिक्कत? कॉस्ट माइनस करनी है, कौन सी, 4 या 8? 8। इंडेक्सेशन कहां से दोगे? 81 से, डिवाइडेड बाई इनटू आज का। यहां तक तो ठीक। सर जो ये अमाउंट फॉरफिट किया है क्या वो लेस होगा? कितना? 1 लाख, 1.5 लाख या केवल 50,000? बोलो। हाँ, तुम सब लोग गलत बोलते ही हो, आज फिर गलत बोल दिए। पूरा का पूरा 1.5 लाख माइनस होगा। ओहो सर, ये क्या लोचा है। हम लोग जो सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों लॉ बनता है कि नहीं? यानी हम लोग तो कभी लॉ बना भी नहीं सकते। जो सोचेंगे उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। इसको जेल में डालो, खून किया, नहीं डालो ये सही है। हमेशा हम लोग के मुंह से गलत जवाब निकलता है। इसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, अच्छा काम किया, जेल में मत डालो, डाली दो। हाँ बताओ क्या करें, कितना माइनस होगा? पूरा 1.5 लाख, 1,50,000। पूछो क्यों? अगर ये 50,000 नहीं होता तो क्या ये 8 लाख नहीं होता? बात खत्म। तुमने जो पैसा छीन लिया क्या वो तुम्हारी जेब में चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? उसको तो लेस करना पड़ेगा, चाहे वो 1481 के पहले का हो या बाद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को, चिंता न करना। आते ही तीनों पॉइंट मैं नोट करवाऊंगा, केवल आज कंसेप्ट क्लियर कर लो कि 1481 के पहले 1 अप्रैल 81 के पहले का फॉरफिटेड अमाउंट हो या बाद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द फॉरफिटेड amount will be deducted out from the cost of acquisition, out from the WDV और out from the FMV। क्लियर हुआ? केवल कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ठीक थी। एक और लोचा है इसमें, कहो तो वो भी क्लियर करें, मजा आएगा ना। देखते हैं कौन जवाब देता है। अब जाओ सोचना, उसका उल्टा जवाब देना, और पक्का मैं बता रहा हूं कि तुम लोग का जवाब सही होगा। चला देखें, तुम लोग जो सोचोगे उसका उल्टा जवाब देने के लिए तैयार हो? नहीं, 2 ही ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन नहीं होंगे। मिस्टर एक्स ने 1 में 75 को एक एसेट खरीदी थी 5 लाख रुपए में, और इसने फॉरफिट कर लिया वाई से 50,000। कब किया है? 10 अगस्त 78 को। फिर इसने मिस्टर जेड, जो सन है, सूरज नहीं,
जो सन है, बेटा है किसका, एक्स का, इसको इसने गिफ्ट कर दिया, बेचा नहीं एसेट, क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ले जा बेटा, छीन तो चुके ही हैं, बाकी तू छीनना, आगे छिनौती का काम तू करना ये विरासत में ले जा। और गिफ्ट दे दिया जानते हो कब, 5 जुलाई 2010 को, और उस समय उस एसेट की एफएमवी थी 15 लाख। क्या 15 लाख? इस जेड ने फॉरफिट कर लिया किसी के साथ एग्रीमेंट करके 1 लाख रुपए। कब किया भूल जाओ, चलो बता देते हैं वो भी डेट, 11 जनवरी 2012 को। और फिर सेल कर दी एसेट टू पी को, $28 लाख में। अब आती है प्रॉब्लम एक नई, ये कहानी समझ में आई। इसने इसका पैसा इसकी जेब में आ गया, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कैपिटल गेन अराइज। इसने इसको फिर गिफ्ट में दे दिया, सेक्शन 47 का तहत गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, ट्रांसफर है ही नहीं, माफ हो गया। इसने फिर छीन लिया पैसा एग्रीमेंट करके, और उसके बाद एसेट बेच डाला। अब ये तो कंफर्म है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है, एसएससी कौन है, क्योंकि बेच तो यही रहा है। चलो माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने अभी कॉस्ट विद सर्टेन केसेस बताया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद सर्टेन केसेस की गिफ्ट विल का केस हो तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ले लेते हैं, हाँ है ना, अभी बताया सेक्शन 49 में। तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर कितना है, इसका प्रीवियस ओनर कौन है, ये मालिक था, उसके बाद ये मालिक बन गया, तो इसका प्रीवियस ओनर ये है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करोगे, हाँ है ना, और 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू में दे देता हूं 8 लाख रुपए। तो हम लोग क्या लेंगे, 5 लाख या 8 लाख, 8 लाख, जो दोनों में से अधिक हो, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और 1,481 की फेयर मार्केट, जो दोनों में से अधिक हो। चलो 8 लाख ले लिया, डिवाइड करेंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1024। सर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कित्थे है कि जो फॉरफिट किया है ये दो, बताएं कितना लेंगे, 1 लाख क्यों बोल रहे हो? नहीं, जो मैंने बोला उसका उल्टा सोच रहे हो या अपने हिसाब से सोच रहे हो? अपने हिसाब से कितना आ रहा है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से तो 1.5 लाख आना चाहिए। नहीं, उल्टा ना सोचो, सीधा सोचो, मैंने वही तो कहा, अपने हिसाब से सोचो, मेरे हिसाब से ना सोचो, लॉ मेकर मत बनो। अगर तुम सोचते तो क्या सोचते, 1.5 लाख क्यों, 1 लाख क्यों? कहां इसने टैक्स दिया, कोई तो कहां से देगा, आप नहीं देगा टैक्स, जाएगा ही नहीं टैक्स, किसी को कभी नहीं मिलेगा टैक्स। आना चाहिए नॉर्मल केस में जितना अब तक बताया उसके हिसाब से 1.5 लाख, इसका भी 1 लाख, इसका भी 50,000। खून करे बाप, फांसी दो इसको, ये पॉसिबल नहीं है, कर्जा नहीं है ना, नहीं समझे मेरी बात। खून कौन किया और फांसी किसको दे रहे हो, ऐसा आज तक देखा है, वही चीज यहां भी देख लो। प्रीवियस ओनर ने जितना वसूला बेटा उसको छोड़ दो, तुमने जितना वसूला है एसएससी ने बस उसी को देखो। वसूलना मतलब फॉरफिट करना, तो कितना फॉरफिट किया है, यानी अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड। अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। अब चाहे वो 1,4
10,878 को हो या 10,888 को हो, प्रीवियस ओनर का कोई भी फॉरफिटेड अमाउंट हम लोग कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? अब कहोगे सर इसका मतलब इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं इसके हाथ में। हाँ, कभी नहीं लगेगा। ये कैपिटल रिसीट मान ली जाएगी इसके हाथ में, और कैपिटल रिसीट का कोई टैक्स स्टेटमेंट नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। कैपिटल रिसीट का कोई टैक्स स्टेटमेंट नहीं होता, ये मैंने पहले भी कई बार बताया, नहीं बताया? 3 पॉइंट हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड में। कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट होती है उससे आपको कम कर देना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू या डब्ल्यूडीवी, जो भी आप यूज करो। अगर करंट ओनर ने 1/4/81 के पहले वसूला है या बाद में फॉरफिट किया है या पहले फॉरफिट किया, कोई भी अमाउंट फॉरफिट किया है आपने, वो सब माइनस होता है। हाँ, अगर किसी प्रीवियस ओनर की केस का बात है कि प्रीवियस ओनर ने कुछ फॉरफिट किया था और करंट ओनर ने कुछ फॉरफिट किया, तो प्रीवियस ओनर का फॉरफिटेड अमाउंट छोड़ दो। अब क्लियर है? पक्की बात है? याद रहेगा कि भूल जाओगे? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे आप लोगों की याददाश्त कितनी तेज है। टाटा और बाय बाय। थैंक यू बच्चों।